Hello and welcome to our YouTube channel. I hope you are all doing great. Today we will be starting with the second philosopher, that is Aristotle. Aristotle हिस्ट्री में वो ऑलराउंडर थे जो कि अनमैच्ड अनपैरेलल्ड ऑलराउंडर था, जिसको सारे सब्जेक्ट्स की ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की नॉलेज थी, हर सब्जेक्ट के बारे में उनके पास एक नॉलेज थी। आज हम उनकी ही फ़िलॉसफ़ी के बारे में, उनके थॉट्स, उनकी थ्योरी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। बट उनकी थ्योरीज़ और थॉट्स के पहले जानने से पहले हम पहले उनके बारे में जान लेते हैं। ओके, एरिस्टोटल जो थे वो 384 बीसी में उनका जन्म हुआ था एंड ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड बायोलॉजी। उनके जो वेरियस इंटरेस्ट, ही वॉज एन ऑलराउंडर। हिस्ट्री में अगर आप कोई ऑलराउंडर देखेंगे तो वो थे एरिस्टोटल, जिनका इंटरेस्ट बहुत सारे सब्जेक्ट्स में था। यू विल सी हिज इंटरेस्ट इन बायोलॉजी, यू विल सी हिज इंटरेस्ट इन साइंस, यू विल सी हिज इंटरेस्ट इन एथिक्स, इन साइकोलॉजी एंड फिजिक्स। ही वॉज एन इंसाइक्लोपीडिया मास्टर, जिसको हर डिसिप्लिन में इंटरेस्ट था। अनलाइक प्लेटो, जो ये बिलीव करते थे कि क्या होना चाहिए, एक आइडियल वर्ल्ड के बारे में बात करते थे। जो एरिस्टोटल थे वो एक प्रैग्मेटिस्ट थे, एक रियलिस्ट थे। अनलाइक प्लेटो, ही वाज नॉट एन आइडियलिस्ट, ही वाज अ रियलिस्ट। जो हमारे आसपास है, जो रियल है, जो प्रैक्टिकल है, जो हम आसपास देख रहे हैं, वो उसके बारे में बात किया करते थे, ना कि एक आइडियल वर्ल्ड के बारे में कि क्या होना चाहिए। सो प्लेटो टॉक्ड अबाउट व्हाट ऑट टू बी, वेयर एज एरिस्टोटल हमेशा बात करते थे व्हाट इज़। ही व्यूड पॉलिटिक्स एज द हाइएस्ट साइंस। एरिस्टोटल के लिए पॉलिटिक्स जो थी वो हाईएस्ट साइंस थी, बिकॉज इट सीक्स टू क्रिएट अ जस्ट सोसाइटी टू इनेबल ह्यूमंस अचीव गुड लाइफ। प्लेटो के लिए पॉलिटिक्स जो थी वो हाईएस्ट साइंस थी, बिकॉज इट वॉज द क्रिएशन ऑफ अ गुड सोसाइटी, वेयर एज अदर सब्जेक्ट, जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स थे, वो सिर्फ एक वे थे, एक मीन्स थे टू रीच द हाईएस्ट गुड, टू रीच अ लाइफ वेयर यू कैन अचीव हैप्पीनेस। बट पॉलिटिक्स जो था वो उस लाइफ को बनाता था, वो एक्चुअल था। Okay, he was also the first to critically analyze categories and categorize constitutions. उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े थे और उनको डिफरेंट वेज में कैटेगराइज किया था, और इसी से आज हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को जानते हैं। यही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बिगनिंग मानी जा सकती है। और सिंस एरिस्टोटल को एक इंटेलेक्चुअल नीड, एक इंटेलेक्चुअल यू कैन से ड्राइव थी उनके अंदर, उनको हर चीज़ जानने की एक क्वेस्ट थी, वो हर चीज़ जानना चाहते थे, हर चीज़ की नॉलेज रखना चाहते थे, इसलिए वो हर जगह पर नॉलेज गेन करने की कोशिश करते थे, और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी और कंटेम्पलेशन को वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस मानते थे। ओके, लाइफ स्केच ऑफ प्लेटो। नाउ वी विल सी हिज लाइफ। दिस वाज इंट्रोडक्शन। प्लेटो की तरह जो एरिस्टोटल थे वो अथेनियन नहीं थे। ही वॉज बॉर्न इन स्टैग्रिया, जो कि एक ग्रीस कॉलोनी थी। इन 384 बीसी में इनका जन्म हुआ था। उनके लाइफ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ हिज 20 ईयर्स एट प्लेटोज अकेडमी एज अ स्टूडेंट। फिर उसके बाद वो ट्रैवल करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जहाँ पर वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर भी रहते हैं कुछ टाइम के लिए। एंड उसके बाद जब वो वापस एथेंस आते हैं तो लाइसेंस अपना स्कूल स्टैब्लिश करते हैं एथेंस में। तो यही उनके लाइफ के 3 फेजेस बताए गए हैं। फर्स्ट 20 ईयर्स इन प्लेटोज अकेडमी, दैन द पीरियड ऑफ हिज ट्रैवल, जहाँ पर वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर रहते हैं, एंड फर्दर जब वो वापस एथेंस आकर लाइसेम अपना इंस्टीट्यूशन जो है, अपना ओन स्कूल स्टैब्लिश करते हैं एथेंस में। एरिस्टोटल ने अपनी लाइफ में बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बहुत सारी इन्फ्लुएंशियल वर्क्स हैं उनके, जिसमें से द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क जो है वो है पॉलिटिक्स। इस बुक में वो एक आइडियल पॉलिटिक्स, एक आइडियल स्टेट के बारे में बात करते हैं, एक फाउंडेशन देते हैं अबाउट द और ये पॉलिटिकल साइंस का एक फाउंडेशन है। ये जो पॉलिटिक्स जो बुक है वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से लिखी गई है, जैसा पहले कभी लिखा नहीं गया था। इट वॉज वेरी सिस्टमैटिक एंड एनालिटिकल, जबकि प्लेटो की जो बुक थी वो थोड़ी पोएटिक फॉर्म में थी, थोड़ी डायलॉग फॉर्म में थी, एंड इनकी बुक बहुत ही सिस्टमैटिक और एनालिटिकल थी। इनको क्रेडिट किया जाता है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, फॉर द फाउंडेशन ऑफ मेनी डिसिप्लिन्स। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव सीन द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, द सिस्टमैटिक एंड एनालिटिकल पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। एंड उन्होंने जो सोसाइटी है, जैसी सोसाइटी है, जो उसमें प्रैक्टिसेस हैं, उनको जस्टिफाई करने के लिए वेरियस रीजंस दिए हैं, इसीलिए इनको कंजर्वेटिव भी कहा जाता है। सिंस ये कोई भी चेंज सोसाइटी में नहीं चाहते थे, और जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस थी उनको एज इट इज़ उनको जस्टिफाई करने की कोशिश की है उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स में, तो इनको कंजर्वेटिव भी कहा गया है। एंड ही रादर प्रिजर्व द स्टेटस को दैन प्रेफरिंग द चेंज। उनकी कुछ मेन इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, द पॉलिटिक्स, नाइकोमेकियन एथिक्स एंड द यूडेमियन एथिक्स ऑन द सोल। ये बुक्स इनकी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बुक्स हैं, और ये यूजीसी नेट जैसे सब्जेक्ट्स में के एग्ज़ाम्स में आपसे पूछ भी जाती हैं। नाउ मूविंग अहेड, हम जानते हैं कि एरिस्टोटल जो थे वो प्लेटो के स्टूडेंट थे, लेकिन उनके थॉट्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखे गए हैं। एंड ये भी देखा गया है कि प्लेटो के जो सबसे बड़े क्रिटिक थे वो एरिस्टोटल थे। एंड दिस ऑल्सो शोज़ द ग्रेटनेस ऑफ प्लेटो, क्योंकि उन्होंने अपने स्टूडेंट को इतनी
स्पेस दी थी कि वो अगर उनसे डिफ़र करते हैं, उनके थॉट्स में अगर डिसेंट है तो वो उसको डेवलप कर सकें, उसको बता सकें। सो इट ऑल्सो टेल्स यू अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ प्लेटो। सो व्हाट आर द क्रिटिक्स ऑफ एरिस्टोटल ऑन प्लेटोज डिफरेंट थ्योरीज, वी विल सी हियर। प्लेटो का मानना था कि फॉर्म और मैटर जो है वो डिफरेंट है। जब प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की बात होती है तो प्लेटो ने कहा था कि जो फॉर्म है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, एक डिफरेंट वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, बट एरिस्टोटल इससे बिल्कुल अलग थे। उनका ये मानना था कि फॉर्म और मैटर जो है वो एक ही चीज़ है, वो अलग हो ही नहीं सकती है। उनके लिए फॉर्म और मैटर विद इन है, जो फॉर्म है वो मैटर में ही इनहेरेंट होता है, और उसको समझाने के लिए वो बताते हैं कि मैटर जो है वो पोटेंशियल है, वो उसकी कैपेबिलिटीज़ है, और फॉर्म जो है वो एक्चुअलिटी है। दैट इज़ मैटर वो क्या बन सकता है और फॉर्म वो क्या बनता है। इसको समझाने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया था सीड का। फॉर एग्जाम्पल, एक सीड जो है वो एक फॉर्म है, सॉरी वो एक मैटर है, उस सीड के पास पोटेंशियल है टू बिकम अ ट्री। सो ये जो है वो सीड जो है वो मैटर है, वाइल ट्री इज़ द फॉर्म। इस सीड के अंदर पोटेंशियल था कि वो ट्री बने। सो सीड में इनहेरेंट है फॉर्म एंड इट इज़ नॉट डिफरेंट। अनलाइक प्लेटो, ही बिलीव्ड कि फॉर्म और मैटर जो है वो इनहेरेंट है। फॉर्म है व्हाट इट कैन बिकम, फॉर्म है व्हाट इट बिकम्स, व्हाट इट अटेन्स, एंड मैटर है व्हाट इट कैन बिकम। मैटर जो है वो पोटेंशियल है एंड फॉर्म जो है वो पोटेंशियल, वो उसकी बीइंग है, वो क्या बनता है, वो उसका टीलियोज है, उसका पर्पज़ है। इसको और एग्जाम्पल में समझाया उन्होंने, वो है जो ह्यूमन सेल है। जब वो एक बेबी बनता है तो वो सबसे पहले एक छोटे से सेल के फॉर्म में, एक एग के फॉर्म में होता है, दैट इज़ द जाइगोट। वो जाइगोट जो है वो हमारा मैटर है, दैट इज़ इट हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप इनटू अ बेबी। दैट बेबी इज़ द फॉर्म, ये उसका टीलियोस था, ये उसका एंड गोल है। सो जाइगोट इज़ द मैटर वेयर इज इन इट इज़ इनहेरेंट इट्स फॉर्म, दैट इज़ द बेबी। ये प्लेटो का मानना, ये एरिस्टोटल का मानना था। वो इस तरीके से उनसे डिफ़र करते थे। और प्लेटो ये भी मानते हैं कि रियलिटी जो है वो हमारे आसपास एग्जिस्ट करती है। देयर इज़ नो अदर वर्ल्ड जहाँ पर रियलिटी एग्जिस्ट करती, जो हम देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, वो रियलिटी कैसे हो सकती है। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग रियलिटी जो है वो विद इन ऑब्जेक्ट्स होती है, और जो हमारे आसपास है उनमें होती है, ना कि कोई सेपरेट फॉर्म ऑफ वर्ल्ड्स कुछ नहीं होता है। वो फर्दर बताते हैं कि ह्यूमन लाइफ का जो हाईएस्ट गोल है, दैट इज़ टीलोस। ह्यूमन लाइफ का जो हाईएस्ट गोल है वो है यूडेमोनिया। व्हाट इज़ यूडेमोनिया? दैट इज़ ट्रू हैप्पीनेस। और ट्रू हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल थी इंटेलेक्चुअल कंटेम्पलेशन में। उनके अकॉर्डिंग ट्रू हैप्पीनेस विल बी इन इंटेलेक्चुअल कंटेम्पलेशन। दैट वॉज यूडेमोनिया फॉर एरिस्टोटल। प्लेटो ने कहा था कि टू रीच द आइडिया ऑफ गुड, टू नो द आइडिया, टू नो अबाउट द फॉर्म्स, हमें एक स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत है, हमें कंटेम्पलेशन की ज़रूरत है, हमें बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उन्होंने 50 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग दी थी जब एक ह्यूमन जो है वो फिलोसफर रूलर बनता है। प्लेटो ने, एरिस्टोटल ने इसको रिजेक्ट करते हुए कहा है कि नहीं, हम इसको जान सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग। जब हम अपने आसपास जो चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनको रीज़न करेंगे, तो हम इस नॉलेज को जान सकते हैं। जो मैटर है, जो रियलिटी है, उसको हम जान सकते हैं बाय आर ऑब्जर्वेशन। एंड उसके लिए कोई कंटेम्पलेशन या साधना, जैसे प्लेटो ने बताया था 50 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए, उसके बाद आप फिलोसफर रूलर बन सकते हैं, उसके बाद ही आपको आइडिया ऑफ गुड मिलेगा। एरिस्टोटल ने इसको बिल्कुल रिजेक्ट किया है और कहा है कि ऑब्जर्वेशन, लॉजिक और रीजनिंग से आप जान सकते हैं कि नॉलेज क्या है। उनके लिए एवरीडे एक्सपीरियंस रियल एंड मीनिंगफुल थे, ना कि रिफ्लेक्शन ऑफ हायर रियलिटी। उनके लिए हायर रियलिटी एक डिफरेंट वर्ल्ड है एंड देयर एग्जिस्ट अ वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स एंड दिस इज अ सेंसरी वर्ल्ड, ये इम्परफेक्ट है, ये सब उनके अकॉर्डिंग ये सब कुछ भी नहीं था। उनके अकॉर्डिंग जो आसपास है हमारे, वही रियलिटी है, वही मीनिंगफुल है, और उसको हम थोड़ा अगर रीजनिंग अपनी यूज़ करेंगे, थोड़ा लॉजिक यूज़ करेंगे, तो हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, दैट इज क्रिटिसिज्म ऑफ फिलोसफर रूलर। हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि प्लेटो ने कहा था कि फिलोसफर रूलर, जिसको आइडिया ऑफ गुड है, जिसको सारी नॉलेज है, सिर्फ उसी को रूल करना चाहिए। सो प्लेटो, एरिस्टोटल ने कहा कि दिस कुड बी प्रॉब्लमैटिक। अगर सिर्फ एक ही इंसान रूल करता है तो ऑफकोर्स वो प्रॉब्लमैटिक होगा। अगर एक ही इंसान हमेशा पावर में रहेगा, चाहे वो कोई भी हो, तो ऑब्वियसली जो बाकी लोग पावर में नहीं है वो उस एक टाइम के बाद उसको रिसेंट करने लगेंगे, उससे अपने आप को कटा हुआ महसूस करेंगे, उसको एक एलियन की तरह देखने लगेंगे। एंड देयर वुड बी टाइम जब वो डिसेंड करेंगे, देयर वुड बी इनस्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। एरिस्टोटल का सिंपल सा लॉजिक था, इंसान जो है वो एम्बिशियस होता है, और अगर आप उसे रूल करने का मौका ही नहीं देंगे तो इट वॉज इवेंचुअली गोइंग टू लीड इन टू इंस्टेबिलिटी।
प्लेटो ने कहा था कि जिसको आइडिया ऑफ गुड है वो अच्छा लेजिस्लेटर बनेगा, वो सबके हित में सोचेगा। बट एरिस्टोटल का मानना था पॉलिटिक्स सिर्फ कैपेबिलिटी पे नहीं है। प्लेटो ने कहा है कि फिलोसोफर रूलर के पास स्किल्स है, क्वालिफिकेशन है टू बी द फिलोसोफर रूलर। लेकिन एरिस्टोटल ने कहा था कि सब कैपेबिलिटीज़ के ऊपर नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो कैपेबल है वो एक अच्छा रूलर भी हो। उनके लिए कैपेबिलिटी से भी ज़्यादा ज़रूरी था कि आप सबकी उम्मीदों पे खड़े हों। अब आप ऐसा देख सकते हैं कि अगर कोई पीएम बनता है और वो बहुत ही कैपेबल है, ही इज़ वेल एजुकेटेड, ही हैज़ ग्रेट नॉलेज ऑफ पॉलिटी एंड ही डज़ एवरीथिंग राइट, बट जो लोगों के एस्पिरेशंस हैं, जो लोगों की विशेज़ हैं, जो लोग एक्चुअली जिनकी नीड है, वो उसको पूरा अगर नहीं कर रहा है तो इट इज़ ऑब्वियस कि वो एक अच्छा रूलर नहीं है। सो एरिस्टोटल का भी यही मानना था कि हो सकता है फिलोसोफर रूलर बहुत कैपेबल हो, लेकिन अगर वो लोगों की उम्मीदों पे, उनके एस्पिरेशंस पे अगर खड़ा नहीं उतरेगा तो इट वॉज not worthwhile having a philosopher ruler. So Aristotle believed politics is not just about capability but also accommodation and the aspirations of different groups. In Plato's ideal state, even within the Gandhi class, not everyone could aspire to rule and the workers were completely excluded. जहाँ ये exclusion आया है, there has to be a dissent. क्योंकि गार्डियन क्लास में भी सबको रूल करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो dissent is very eventual, वो आना ही आना है. So एरिस्टोटल ने प्रिफर किया था कॉन्स्टिट्यूशनल रूल over rule of individuals. Constitutional rule is ruled by the constitution. Rule by constitution is what we call the constitutional rule. यहाँ पर constitution बताएगा कि क्या limitations है गवर्नमेंट की, ताकि और क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए गवर्नमेंट को टू डू द बेटर. सिंस ये कॉन्स्टिट्यूशनल रूल होगा, सो देयर विल बी लिमिटेड पावर्स विद द गवर्नमेंट, देयर वुड बी नो tyranny, नो अथॉरिटेटिव रूल. कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स हेल्प्स इन चेकिंग द आर्बिट्री पावर. वो अपनी पावर को जैसा उसका मन हो उस तरीके से यूज़ नहीं कर सकता है, बल्कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा, ना कि जब उसका जो मन हुआ वो वैसे नहीं कर सकता है. एरिस्टोटल ऑल्सो बिलीव्ड कि लॉ सुपीरियर होता है दैन द इंडिविजुअल रूलर, क्योंकि जो लॉ है वो बहुत लोगों ने डिस्कस करके बनाया है. एंड ही बिलीव, प्लेटो का मानना था कि जो पब्लिक ओपिनियन है वो एवरेज विजडम है, बट एरिस्टोटल कंसिडर करते थे कलेक्टिव विजडम जो है वो जो पब्लिक ओपिनियन है वो कलेक्टिव विजडम को शो करती है, एंड इट इज़ बेटर दैन अ इंडिविजुअल रूलिंग. एंड सिंस दे ऑल्सो नो अबाउट द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, इट इज़ मच बेटर दैन एनी इंडिविजुअल रूलर. एक इंडिविजुअल रूलर जब रूल करता है तो ही कुड बी मेकिंग डिसीजंस इवन इन इमोशंस. इट इज़ नॉट नेसेसरली कि वो हमेशा लॉजिकल तरीके से सोच रहा हो, बट अगर एक लॉ बना हुआ है वो इम्पर्सनल होगा, आपको लॉ के अकॉर्डिंग काम करना गया. अगर बोला गया है कि ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पे आपको फाइन चार्ज करना है, तो इट इज़ लॉ. आप उसके लिए कुछ अपने विशेस के अकॉर्डिंग उसको नहीं कर सकते, बल्कि उसको फॉलो करना इज़ वेरी सिंपल. सो उनका ये कहना था कि लॉज जो है वो आर्बिट्री नहीं होते हैं, इम्पार्शल होते हैं और इम्पर्सनल होते हैं. लॉ जो है वो रीज़न विदाउट पैशन है. इट इज़, इससे एरिस्टोटल का मीनिंग ये था कि जो लॉ है वो किसी इमोशंस पर नहीं बल्कि लॉजिक और फेयरनेस पे वर्क करता है. फॉर एग्जांपल, अगर जज किसी केस में फ़ैसला सुना रहा है, तो अगर वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को लाएगा तो हो सकता है वो फ़ैसला किसी एक पार्टी के लिए अनजस्ट हो सकता है, लेकिन अगर वो लॉज के अकॉर्डिंग काम करेगा तो वो वही फैसला देगा जो फेयर है फॉर द बोथ पार्टीज, जो कि अकॉर्डिंग टू द लॉ है. सो दैट इज़ व्हाट ही मेंट व्हेन ही सेड रीजन विदाउट पैशन. लॉज आर रीजन विदाउट पैशन. ही सेड लॉज जो है वो लॉजिक और फेयरनेस पे वर्क करते हैं, लॉजिक एंड फेयरनेस, एंड नॉट विथ इमोशंस और पर्सनल फीलिंग्स. प्लेटो चाहते थे कि रूलर को आइडियाज़ और थ्योरी का मास्टर हो. उनका ये मानना था कि उसके पास आइडिया ऑफ गुड हो. बट एरिस्टोटल ने कहा था कि हमें एक ऐसा रूलर चाहिए जो वर्ल्डली वाइज हो, ना कि अदर वर्ल्ड में हो. जैसे कि प्लेटो ने कहा था कि वो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स का उसको पता होना चाहिए, उसको रियल वर्ल्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. तो एरिस्टोटल इसको डिसएग्री करते हैं और कहते हैं जिस वर्ल्ड में वो है उसकी नॉलेज, उसकी वेलबींग और उसके बारे में उसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है रादर दैन द रियल वर्ल्ड, क्योंकि वो वहाँ रह रहा है. इंपॉर्टेंट ये है कि वो इस वर्ल्ड में रहकर इस वर्ल्ड के लिए क्या काम कर रहा है, ना कि फिलोसफिकली आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना चाहिए. एक ख्यालों की दुनिया में ना रहते हुए रियल वर्ल्ड में रहकर उसको काम करना चाहिए. नाउ कम्स दिस नेक्स्ट क्रिटिक, दैट इज़ ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स. कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स में हमने देखा था प्लेटो का मानना था कि एक ट्रेडिशनल मोनोगैमस सिस्टम को हटाकर एक स्टेट कंट्रोल ब्रीडिंग सिस्टम को लाना चाहिए, ताकि जो विमेन है वो अपने हाउस शोर से हटकर अपनी जो हाउस होल्ड वर्क्स में जो इंक्लूड रहती हैं अपने पोटेंशियल को वहाँ वेस्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से उनकी सेकेंडरी पोजीशन बन रही है, उससे हटकर स्टेट के वेलफेयर में अपना पोटेंशियल यूज़ करें. एरिस्टोटल इसको अपोज करते हैं और कहते हैं कि ये रेडिकल और रिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर वो है वो कुछ कारणों से है, ऐसा एरिस्टोटल का मानना. सिंस वो बिलीव करते थे ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने के लिए और एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए उनको एक कंजर्वेटिव थिंकर कहा गया. और उनके आइडिया जैसे जो कि गोल्डन मीन, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो ट्रेडिशंस को और एक
ग्रेजुअल चेंज में बिलीव करते थे, ना कि बहुत एक इंस्टेंट चेंज। वो चेंज चाहते भी थे लेकिन बहुत ही स्लो चेंज, जो कि हमारे जो सोसाइटी एग्जिस्टिंग है उसको इतना रेडिकली चेंज ना करे। इतने बड़े चेंजेस उनके लिए बहुत ही वो इतने रेडिकल चेंजेस के लिए वो एग्री नहीं करते थे। एरिस्टोटल के लिए फैमिली कोई छोटी चीज़ नहीं थी, वो एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन था जहाँ पर वो सीखते हैं अबाउट मेजर जो बेसिक इमोशंस है, लाइक लव, लॉयल्टी एंड एम्पैथी। ये सब चीज़ें जो हैं वो फैमिली में रहकर एक इंसान सीखता है। अगर उसको फैमिली से ही अलग कर दिया जाएगा तो वो बेसिक इमोशंस नहीं होंगे उसके पास, वो अपने आप को, उसकी बिलोंगिंग, उसकी आइडेंटिटी को ख़त्म करने जैसी बात थी। एंड फैमिली बॉन्ड्स वीकन होंगे जिससे इंस्टीट्यूशंस, जो सोसाइटी है, वो इनस्टेबल हो सकती है। ही सेड फैमिली हेल्प्स इन डेवलपिंग लव एंड पर्सनल बॉन्ड्स, इंस्टिलिंग सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अपने घर से ही, हमेशा कहा गया है कि होम इज़ द फर्स्ट स्कूल, हम अपने घर से ही सीखते हैं अच्छा बुरा, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, अपने सिबलिंग्स के साथ प्यार से रहना। दो ऑब्वियसली लड़ाई इज़ वेरी नेचुरल बिटवीन सिबलिंग्स, बट हम उनसे ही सीखते हैं, उनके साथ चीज़ें शेयर करना, उनके साथ मिलके रहना, उनके साथ खेलना। एक ब्रदरहुड की फीलिंग जो है वो हम लोग फैमिली में ही सीखते हैं। और अगर फैमिली ही नहीं होगी तो ये फीलिंग्स ही नहीं होंगी। तो हो सकता है जब ये बेसिक फीलिंग्स हम स्टार्टिंग से ही नहीं सीख रहे हैं, हमेशा हम एक फीलिंग, जो ऐसी फीलिंग सीख रहे हैं जो हमारे यूनिटी को डिस्टर्ब कर सकती है, तो वो उसके अगेंस्ट थे। और ये कहते थे कि फैमिली जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट बनाती है, सिंस क्योंकि वहाँ पर हम ब्रदरहुड जैसी फीलिंग्स, यूनिटी जैसी फीलिंग्स, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स और लव एंड इमोशंस, ऐसी फीलिंग्स सीखते हैं, पर्सनल बॉन्ड्स, तो वो स्टेबल स्टेट को भी स्टेबल रखने के काम आती है। एरिस्टोटल ने डिफरेंशिएट किया है बिटवीन द स्टेट एंड द फैमिली। फैमिली जो है वो एक हायरार्किकल रिलेशनशिप्स पर बेस्ड है, बल्कि एक स्टेट में जो रिलेशनशिप होता है वो मोस्टली इक्वल होता है, बेस्ड ऑन इक्वालिटी होता है। एक फैमिली में हायरार्की होती है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, पेरेंट्स एंड चाइल्ड एंड मास्टर एंड स्लेव, बट स्टेट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर स्टेट में ऐसा होता है तो उस स्टेट में इंस्टेबिलिटी इज़ नेचुरल, वो इनस्टेबल होगा। अगर बहुत ज़्यादा एक हायरार्की बनी हो तो जो जो बॉटम लेयर पे है वो एक ना एक दिन डिसेंट करेगा, एक ना एक दिन रिबेल करेगा अगेंस्ट द टॉप लेयर्स। सो ही सेड कि स्टेट जो है वो इक्वालिटी पे बेस्ड है, बल्कि फैमिली जो है वो हायरार्किकल रिलेशनशिप्स में होता है। और प्लेटो जो स्टेट को फैमिली बनाना चाहते थे, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एरिस्टोटल ने प्राइवेट और पब्लिक लाइफ को अलग किया है। ही हैज सेपरेटेड प्राइवेट लाइफ फ्रॉम द पब्लिक लाइफ एंड दिस फर्दर, ये आगे थ्योरी में जो है वो प्राइवेट पब्लिक डाइकोटमी में जाता है, जो कि फर्दर जो मॉडर्न थिंकर्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये डिवाइड हम देखेंगे। सो एरिस्टोटल जो थे वो एक प्रैक्टिकल थिंकर थे जो स्टेबिलिटी चाहते थे, जबकि प्लेटो जो थे वो एक आइडियलिस्ट थिंकर थे जो कि परफेक्शन की ओर जाते थे। प्लेटो वॉज आफ्टर परफेक्शन, वेयर एज एरिस्टोटल बीइंग द प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल पर्सन टॉक्ड मोर अबाउट स्टेबिलिटी देन परफेक्शन, क्योंकि परफेक्शन जैसी कोई चीज़ रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती नहीं। देयर इज नथिंग लाइक परफेक्शन। हर परफेक्ट चीज़ में भी, हर ऐसी चीज़ जो हमें परफेक्ट लगती है उसमें भी कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस हो गए। Now this is the last critique of Plato's theory of communism of property. Communism of property में हमने देखा था Plato denied property ownership to the guardian class, that is the soldiers and the rulers, and Aristotle जो थे वो इसके अगेंस्ट थे। Aristotle ने दो बड़े रीजन दिए थे कि इंसान के पास प्रॉपर्टी क्यों ज़रूरी है। हर इंसान के अंदर एक एक्विजिशन की फीलिंग, एक अपनेपन की फीलिंग होती है। जब हम कहते हैं कि मेरा घर है, ये मेरी ज़मीन है, तो हम एक नेचुरल सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज़ वेरी नेचुरल। जब हम कहते हैं कि ओ ये मेरे पास है, ये मेरी चीज़ है, इट मेक्स अस फील हैप्पी। सो ही सेड कि प्रॉपर्टी ओनरशिप इज़ वेरी नेचुरल। और उनका ये भी मानना था कि जब किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है तो वो वर्च्यू ऑफ फिलैंथ्रोपी से जो है वो नहीं कर पाएगा। जब वो उसके पास खुद ही नहीं है तो वो किसी को दे नहीं पाएगा। वर्च्यू ऑफ चैरिटी जो है वो नहीं कर सकता है। तो एरिस्टोटल ने बहुत ये बात कही थी कि आपके पास खुद का कुछ होगा ही नहीं तो आप किसी को मदद कैसे करोगे। जनरॉसिटी दिखाने के लिए आपके पास अपनी प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है, बिना प्रॉपर्टी के आप चैरिटी नहीं कर सकते हो। सो इसके लिए एरिस्टोटल ने गोल्डन मीन की थ्योरी दी थी, एंड गोल्डन मीन एडवोकेट्स फॉर अ बैलेंस, जो हमने बुद्धिज़्म में जैसे पढ़ा है द मध्यम मार्ग, जो कि एक्सट्रीम पेनेंस, एकदम अत्यधिक त्याग के बारे में, या ऐसे, या फिर जो इस वर्ल्डली प्लेजर्स में खोने के बीच का मार्ग बताता है। दैट इज़ वॉट गोल्डन मीन इज़, जो हमें ये बताता है कि हमें एक्सट्रीम में नहीं जाना है, हमें बिल्कुल प्रॉपर्टी ख़त्म नहीं कर देनी है, या फिर सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में नहीं सोचना, हमें उसका एक मीन निकालना है जहाँ पर वेल्थ जो है वो हमारे काम भी आ रही है और दूसरों के काम भी आ रही है। सो दैट इज़ वॉट ही मेंट, जिससे जो फीलिंग ऑफ एक्विजिशन है वो इंसान की वो भी कंप्लीट होगी, वो भी फुलफिल होगी, एंड देयर वुड नॉट, और वो प्रॉपर्टी के राइट से डिप्राइव भी नहीं होंगे, और सोसाइटी का भी भला होगा। अब हमने एरिस्टोटल के क्रिटिक्स देख लिए हैं ऑन प्लेटोज डिफरेंट थ्योरीज। अब हम स्टार्ट करते हैं उनकी थ्योरीज के बारे में, जो उनके व्यूज़ थे अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स, अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वो हम देखेंगे। सो नाउ फर्स्ट बिगिन विद द थ्योरी ऑफ स्टेट। एरिस्टोटल का क्या मानना था एक स्टेट के बारे में।
प्लेटो की बुक जो थी द पॉलिटिक्स, उसका जो सेंट्रल थीम था वो था पॉलिस। पॉलिस यानी स्टेट। दो ये इन्फ्लुएंस थे प्लेटो से, लेकिन ये बहुत ही रियलिस्टिक थे। ये भी एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे, बट एक ही रियलिस्टिक आइडियल स्टेट, जो प्रैक्टिकल आइडियल स्टेट है, उसके बारे में बात करते हैं। प्लेटो, एरिस्टोटल कहते हैं कि जो ह्यूमन है वो अपनी लाइफ में बहुत सारे एसोसिएशंस बनाता है टू फुलफिल हिज गोल्स, टू फुलफिल हिज डिज़ायर्स एंड एम्बिशंस। वो फैमिली बनाता है फॉर हैविंग समवन टू टॉक टू हैव कंपेनियन। वो फैमिली बनाता है, फिर वो विलेज बनाता है, एंड सोसाइटी बनाता है, सिविल सोसाइटी बनती है। बट जो हाईएस्ट एसोसिएशन ऑफ ह्यूमंस है वो होता है स्टेट, जो कि ह्यूमन को अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। वो कहते थे कि जो स्टेट का पर्पस है वो भी है प्रोवाइड कंडीशंस फॉर द फुल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। वो कहते थे कि स्टेट एग्जिस्ट ही करता है कि ह्यूमन जो है वो अपने लाइफ गोल तक पहुंच सके, दैट इज़ टू लिव अ गुड लाइफ, टू अटेन यूडेमोनिया। यूडेमोनिया जो था वो था ट्रू हैप्पीनेस और द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस, दैट इज़ यूडेमोनिया अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एंड जो स्टेट है वो हेल्प करता है इंडिविजुअल को टू रीच दिस यूडेमोनिया टू एंड फॉर द परफेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। एरिस्टोटल ने डिस्क्राइब किया है मैन को एज अ जून पॉलिटिकॉन, दैट इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। सी, हम ये देखते हैं कि एसोसिएशन बनाना कोई एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बीज, even ants and many other animals, they stay in a group, they also form associations, but humans जो है वो different है उनसे because they are political animal. It is humans natural tendency to live in political communities and they are different from them because they have the कैपेबिलिटी टू स्पीक। उनके पास स्पीच और रीज़न, ये दो चीज़ें हैं जो उन्हें एनिमल से अलग बनाती है। वो कंटेम्पलेट कर सकते हैं, वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं और एनिमल्स नहीं कर सकते हैं। सिंस तो ये जो है वो ह्यूमंस को अलग बनाती है फ्रॉम द एनिमल्स, एंड दैट इज़ वाई ही सेड कि हमारे पास एसोसिएशन की जो टेंडेंसी है वो एनिमल्स की तरह ज़रूर है, लेकिन हम उनसे अलग हैं क्योंकि हमारे पास स्पीच और रीज़न की कैपेबिलिटी है जो हमें अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए अपने लाइफ के गोल, दैट इज़ यूडेमोनिया तक पहुँचने में हेल्प करता है। दैट इज़ वाई ही सेड, इसलिए हम उनसे डिफरेंट है। और एरिस्टोटल का मानना था कि अगर कोई स्टेट, कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल स्टेट के बाहर रह रहा है, कोई इंडिविजुअल आइसोलेशन में रह रहा है, तो या तो वो बीस्ट है या गॉड है, क्योंकि एक इंडिविजुअल जो ह्यूमन है वो स्टेट के बिना रह नहीं सकता है, क्योंकि वो जून पॉलिटिकॉन यानी एक पॉलिटिकल एनिमल है एंड आइसोलेशन में रहना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। ह्यूमन जो अपनी लाइफ में डिफरेंट एसोसिएशंस बनाता है उसके पर्पस होते हैं। लाइक फैमिली जो है वो सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक बायोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स के लिए बनाता है। विलेज है ग्रुप ऑफ फैमिलीज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, सेल्फ सफिशिएंसी एंड सोशल हार्मनी। एंड स्टेट बनाता है फॉर द हाईएस्ट फॉर्म इनेबलिंग कंप्लीट ह्यूमन डेवलपमेंट टू हेल्प देम रीच देयर हाईएस्ट गोल, हाईएस्ट हैप्पीनेस, टू रीच देयर यूडेमोनिया। वो स्टेट का काम था। दैट इज़ वाई स्टेट जो है वो हाईएस्ट एसोसिएशन ऑफ ह्यूमंस है। एरिस्टोटल का कहना था कि फैमिली ज़रूर, इंडिविजुअल जो है वो प्रायर है स्टेट से क्रोनोलॉजिकली, बट टीलियोलॉजिकली जो है वो स्टेट जो है वो प्रायर है टू द इंडिविजुअल। दिस सिंपली मीन्स कि भले ही इंडिविजुअल पहले आया है, लेकिन जो पर्पज़ है वो स्टेट ज़्यादा पूरा करता है। स्टेट जो है वो इंडिविजुअल को हाईएस्ट गुडनेस तक ले जाता है, उसके हाईएस्ट हैप्पीनेस तक, ट्रू हैप्पीनेस तक पहुँचाता है, इसलिए स्टेट जो है वो प्रायर है टू द इंडिविजुअल। ओके, सो दिस इज़ द पॉइंट टू रिमेंबर दैट क्रोनोलॉजिकली इंडिविजुअल्स आर प्रायर, individuals first, but teleologically state comes first and then comes the individual. Okay, this was all for today's topic. We will be discussing his further theories in the next topic. I hope आपको ये समझ में आया होगा। आपके जो भी doubts हैं please drop it in the comment section. Do not forget to like, share and subscribe and keep learning. Hope you had a good time. Okay, bye bye and thank you for your attention. Have a good day.